एनसीईआरटी की प्रिपरेशन मॉड्यूल में 11th क्लास के चैप्टर 3 एंड 4 तक हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 करेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर 4 का ब्रीफ कल दे चुके थे और उसके बेसिस पर आपको टेस्ट भी दे चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 बहुत छोटा सा चैप्टर है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज पर बेस्ड है, ह्यूमन कैपिटल पर बेस्ड है। ये चैप्टर ह्यूमन कैपिटल का है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ लीजिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, ह्यूमन एक रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है। इट इज़ अ रिसोर्स, ये एक संसाधन है। लेकिन रिसोर्सेज के साथ एक बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अगर उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट नहीं होता तो वो कैपिटल नहीं बन सकता, ठीक है। जब जैसे अरब कंट्रीज़ के पास पेट्रोलियम पहले से था, लेकिन जब उन्होंने उसको खोजा, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, वो उससे रिच हो गए, वो कैपिटल बन गया उनका। तो रिसोर्सेस तब तक कैपिटल नहीं बनते जब तक उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो तब तक आपके लिए यूज़फुल रिसोर्स की तरह काम नहीं कर सकते। सेम चीज़ ह्यूमन कैपिटल के साथ भी है। ह्यूमन जो आपका मैन पावर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें कई तरीके के इन्वेस्टमेंट आपको करने होंगे। जैसे एजुकेशन, अगर आप अपने ह्यूमन मैन रिसोर्स को, जो मैन और आपके कंट्री के पीपल्स हैं, उनको एजुकेशन नहीं देंगे तो वो कभी भी एक कैपिटल की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। और एजुकेशन के लिए आप जानते हैं जैसे अलग अलग तरीके की संस्थाएं हैं भारत में, ठीक है। जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, अलग अलग एजुकेशन बोर्ड हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए एआईसीटीई है। तो ऐसे करके बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए अलग संस्थाएं हैं, तो वो क्या करती हैं, एजुकेशन के लिए प्रमोट करती है। इसी तरीके से दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो है हेल्थ। अगर आपके यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो कहीं पर भी वो जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर पाएंगे आप उसका। तो हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट है। ये सारे इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल जो है और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एज अ कैपिटल काम करती है, ठीक है। इस चैप्टर में कोई भी ऐसे बड़े टेक्निकल फैक्ट्स नहीं हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करें और इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, इसी की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। तो इसलिए इस पर आज हम ज़्यादा हमारे पास कंटेंट डिस्कस करने को नहीं है। तो आज हम आते हैं अब नेक्स्ट एरिया पर, नेक्स्ट सेगमेंट पर। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हमारा क्वेश्चन आंसर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब इसमें दोनों क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 दोनों के क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1। इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वर इन्फोर्स्ड इन वेरियस वेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इट। रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑन इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं बेसिकली इंडस्ट्रीज़ की। Entrepreneur had to get permission from the government officials to start a firm, okay, close a firm or decide amount of goods and services to be produced। जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको बिजनेस शुरू करने के लिए, बंद करने के लिए और उसमें कितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है उस दौर की जो दौर है आपका लाइसेंस परमिट राज का। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें कि ये इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। और प्राइवेट सेक्टर जो है उसको मिनी इंडस्ट्रीज़ में एंट्री नहीं दी जाती थी। हाँ, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओके। तो ये आपका उस समय की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और गवर्नमेंट के रूल्स थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर को जो स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं उसमें जो है काम करना अलाउड नहीं था। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उसमें कुछ गुड्स को रिजर्व किया गया था। तो इसमें तीनों चीज़ें सही हैं, तो इसके लिए हम इसका आंसर रखते हैं डी।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the financial sector in India is regulated by the Reserve Bank of India. The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves. ठीक है, पहली चीज़ है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको रेगुलेट करता है आरबीआई, वित्तीय क्षेत्र को रेगुलेट करता है। ठीक है, और दूसरा जो है आरबीआई बैंक्स को ये डिसाइड करता, बैंक्स के लिए ये डिसाइड करता है कि वो कितना पैसा अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो अभी बैंकिंग वाला टॉपिक आपके सिलेबस में आया नहीं है इस बुक तक, इस चैप्टर तक, लेकिन जैसे एसएलआर होता है, आपको बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है, वो बात हो रही है। और जो फाइनेंशियल सेक्टर उसका रेगुलेशन आरबीआई करता है। देखिए इस स्टैंडर्ड की बुक तक के लिए तो हम जो अगर ये क्वेश्चन है तो हम सी को सही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल यूपीएससी लेवल पे बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा सही होता अगर हम कहते हैं इसको मॉनिटरी सेक्टर, ना कि सॉरी सेक्टर, ना कि फाइनेंशियल सेक्टर, तब ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर कहने पर फिर गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाएगा। मॉनेटरी सेक्टर एग्जैक्ट वर्ड है, लेकिन 11th की बुक में जिस तरह से दिया गया उसके हिसाब से इसमें हम दोनों सही करेंगे। तो आपको चूंकि 11th की बुक का एग्जाम नहीं देना है तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल की जगह मॉनेटरी होगा, तभी हम सी लगाएंगे, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, बी। Now come to the next question, question number 3. Consider the following statements regarding the reform policies. Reform policies मतलब एलपीजी वाले दौर की बात है। It led to the establishment of the private sector banks in India as well as foreign banks. Foreign investment limit in banks are raised to around 50%. Okay. Those banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of RBI. And third one, banks have been given permission to generate resources from India and abroad. ठीक है, यानी कि इसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक, यानी कि प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक की बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात तो ये कि इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक की स्थापना करने का मौका दिया गया, जिसमें विदेशी बैंक भी थे, फॉरेन बैंक्स भी थे, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बैंक्स में वो बढ़ा करके 50%। ठीक है, रिफॉर्म्स में। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले बैंकों को आरबीआई की मंजूरी के बिना नई शाखाएं स्टैब्लिश करने की आज़ादी दी गई। ठीक है, पहले क्या होता था कि जितना भी आपको न्यू ब्रांच खोलनी परमिशन लेनी होती थी, लेकिन इसको कहा गया कि आप अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं, आपका रेवेन्यू जनरेशन लिमिट है इतना, अगर आप कर रहे हैं इतना टर्नओवर है, तो आप अपनी ब्रांचेस खुद से खोल सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। और रिफॉर्म्स में ये किया गया कि बैंक्स को इंडिया और बाहर से पैसा जनरेट करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, रिसोर्स जनरेशन का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स में तीनों बातें सही हैं और इसलिए इसका ABCD होगा, ऑल ऑफ देम, तीनों बातें इसमें सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्म्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में आपको बताना है। इट वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस of industrial production and also foreign investment and technology into the economy. जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं वो किस लिए थे कि इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बढ़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और टेक्नोलॉजी आए। द एम वॉज ऑल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इसका एक लक्ष्य ये भी था कि हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग प्रमोट करें। इसका एक उद्देश्य बढ़ाना और आधुनिक तकनीकियों को अपनाना भी था। अब देखिए जो आपका
इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स है, वो किस लिए होगा? जाहिर सी बात है कि हम इंटरनेशनली compete कर सकें, हमारी इंडस्ट्रीज एफिशिएंट हो सकें और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ला सकें जो हमारी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक लक्ष्य ये भी है कि लोकल इंडस्ट्रीज भी एफिशिएंट हो। जाहिर सी बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तो लोकल इंडस्ट्रीज भी एफिशिएंट होंगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज चूंकि आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी तो आप उसको अडॉप्ट भी कर सकेंगे। आपको बताना है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है। और मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, यानी कि दोनों सही है। तो हम लगाएंगे डी, यानी कि बोथ ऑफ देम। रिस्ट्रिक्शन मतलब मात्रात्मक प्रतिबोर्ड में जो लगे हों उनको खत्म करना, डिसमेंटल करना ट्रेड पॉलिसी का। दूसरा, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स। जो टैरिफ की दर हैं, जो टैरिफ का मतलब आयात निर्यात पे जो टैक्स लग रहा है उस पर, उस टैरिफ की दर है उसमें कमी लाना। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स। जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को कम करना या ख़त्म करना। ठीक है। आपसे पूछा गया चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो रिफॉर्म जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है रेस्ट्रिक्शंस को कम करेंगे, रेट्स को कम करेंगे और जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है उसको भी ख़त्म करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसको हम इसमें डी लगाएंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स तभी होंगे जब हम उसको फ्री करेंगे, जो डिमांड और सप्लाई के बेस पर, मार्केट बेस पर करेंगे, तभी वो रिफॉर्म कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधे सीधे बेचते। आउटराइट सेल का मतलब एक मुश्त बिक्री के। आउटराइट सेल का क्या मतलब? और मैनेजमेंट में आप प्राइवेट सेक्टर को हिस्सा दे दीजिए या फिर आप कंपनी को बेच दीजिए। ये दोनों तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन के। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का केवल ये नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपने सेक्टर में अपने कुछ एरियाज बेचे, वो भी आपका प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट कहलाएगा। आपने केवल ओनरशिप दी या केवल मैनेजमेंट दिया तो भी वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूवमेंट ही माना जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर महारत्नास? ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL तो नहीं है, 1 और 2 है। ठीक है। आपको आज क्या करना है? सबसे पहले आपको आज क्लास के बाद महारत्ना का क्राइटेरिया देखना है और महारत्ना कंपनीज के नेम देखने हैं।
ये दो काम आपको एडिशनली आज करना है। क्या क्राइटेरिया है महारत्ना का, और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको स्टेटस प्राप्त है। Plenty of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in the post-reform period. और आप जानते हैं भारत में बीपीओ सेक्टर, केपीओ सेक्टर, एलपीओ सेक्टर ये सब बहुत तेजी से बूम कर रहे हैं। रीज़न यही है कि हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है और वो चीप भी है, यानी कि सस्ता भी है। ठीक है, तो इसमें तो नॉट करेक्ट पूछा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें फिर नाइदर ऑफ देम लगाएंगे क्योंकि दोनों करेक्ट हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The WTO agreements cover trade in goods only. ठीक है, the WTO was founded in 1948 as a successor of uh, to the General